ओके, सो गाइस सबसे पहले व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। अभी जो लोग आएंगे जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि मुझे फिर हाँ, अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो गाइस व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क, एनीवन कैन? ओके गाइस, देखिए अभी सी शार्प ये जो प्रोग्रामिंग है ना, सी शार्प प्रोग्रामिंग अकेले काम नहीं करती है। अभी जैसे अभी तक क्या आपने क्या क्या प्रोग्रामिंग पढ़ा, जैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा। इनको रन करने के लिए इनका खुद का कंपाइलर होता है, खुद का एक आईडी होता है, मतलब खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर ये प्रोग्रामिंग रीड हम कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। जैसे सी और सी प्लस प्लस के लिए हमें टर्बो सी प्लस का हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, या फिर और कोई, लेकिन खुद का एक कंपाइलर होता है, खुद का एक प्रोसेस होता है। जावा के लिए हमने जेडीके यूज़ किया, और जेडीके का जेवीएम आर्किटेक्चर आपको पता है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। सो जावा वर्चुअल मशीन जैसे जावा के लिए परफेक्ट है, तो वैसे सी शार्प ये जो लैंग्वेज है ना, ये अकेली रन नहीं होती है, इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमें रन करना पड़ता है। डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ना। एक सिर्फ फ्रेमवर्क है, डॉट नेट एक लैंग्वेज नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। उसमें अगर हमें प्रोग्रामिंग बनानी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना पड़ता है। उसका यूज़ करके हम डॉट नेट में प्रोग्रामिंग करेंगे, नॉट यूजिंग ओनली डॉट नेट। डॉट नेट ओनली फ्रेमवर्क, इट नॉट अ लैंग्वेज। कई बार हम पढ़ते हैं कि डॉट नेट में मैंने कोडिंग बनाया, लेकिन डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जो आपको आपका प्रोग्रामिंग को आसान बनाती है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके साथ हमेशा ज़रूर लगेगी। तो पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली द डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। विच डेवलप डॉट नेट फ्रेमवर्क? माइक्रोसॉफ्ट। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप बनाया है, ये फ्रेमवर्क बनाया है, ये फ्रेमवर्क बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मल्टी लैंग्वेज एनवायरनमेंट है, मतलब इसके अंदर आप एक साथ अलग अलग लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। जैसे कुछ लैंग्वेजेस के मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, ASP.NET है, ओके, जे शार्प डॉट नेट है, ओके। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसका यूज़ करके आप डॉट नेट फ्रेमवर्क में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। यूजिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क यू कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यू कैन डेवलप वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑल्सो। मतलब अगर आपको डॉट नेट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आप सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करोगे। अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो आप ASP.NET यूज़ करोगे, है ना। दोनों में डॉट नेट फ्रेमवर्क कॉमन चीज़ है, बट दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग है। और इससे होता क्या है कि अगर हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ किया तो डॉट नेट फ्रेमवर्क से हमें अलग अलग लैंग्वेज के फीचर्स हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती है जिसके अंदर हम जो कंपोनेंट्स है हमारे उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉट नेट इज़ द ओनली फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द मल्टीपल लैंग्वेज। यूजिंग दैट फ्रेमवर्क यू कैन डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो आपको ये बताते आना चाहिए कि डॉट नेट इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट प्रोवाइड्स द मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट विच अस using .NET framework we can develop desktop application, web based application and different types of applications also। तो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं डॉट नेट का यूज़ करके, बट उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का हाथ ज़रूर रहेगा। जैसे सी शार्प है, विजुअल बेसिक है। तो हमें ये सब्जेक्ट में सी शार्प विद डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ना है, मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर सी शार्प का कोडिंग हमें करना है। सो डॉट नेट ओनली इज अ फ्रेमवर्क। जैसे अभी एक फोटो फ्रेम होता है ना, तो फोटो फ्रेम के अंदर एक सिर्फ फ्रेम होती है, कोई भी बंदा जाके उसमें फ़ोटो खींच सकता है, लाइक दिस। जैसे सेल्फी पॉइंट अगर बनाया है तो सेल्फी पॉइंट में कोई भी जाके खड़ा हो सकता है, फ़ोटो निकाल सकता है। फ्रेमवर्क एक ऐसा ही कंसेप्ट है, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट सवाल इतना है कि वो लैंग्वेज को डॉट नेट फ्रेमवर्क में सपोर्ट करना चाहिए। तो वन बाय वन देखते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम के अंदर एक सिंपल डॉट नेट फ्रेमवर्क का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ओके।
तो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्किंग हमें समझना है कि ये फ्रेमवर्क एक्चुअली काम कैसे करता है। जिसको डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्किंग समझेगा उसी को डॉटनेट फ्रेमवर्क प्रॉपरली समझेगा कि हाउ द डॉटनेट फ्रेमवर्क इज वर्क। ओके, सो बेसिकली ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का डायग्राम है। अगर आपका थ्योरी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो हमेशा एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब ये डॉटनेट फ्रेमवर्क है तो ये अकेला तो नहीं होगा, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, तो उसी पार्ट्स को हमें सीखना है कि ये क्या काम करता है। तो बेसिकली एक डायग्राम अभी आपके सामने दिख रहा है, तो ये जो डायग्राम है ना, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का डायग्राम है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर नहीं करें। यस यस, ओके ओके ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। अभी दिख रही स्क्रीन सबको? यस सर। ओके, नाउ हाँ, सी दिस। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम जो है ना, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का डायग्राम। तो इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो अलग अलग कंपोनेंट्स है। सबसे पहले वन बाय वन शुरू करते हैं कि डॉटनेट फ्रेमवर्क बेसिकली कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो जो बेसिकली है इसमें वीबी डॉटनेट है, दैट इज़ विजुअल बेसिक डॉटनेट। सी शार्प डॉटनेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। इसमें मोर डॉटनेट लैंग्वेजेस, इसमें ASP डॉटनेट है, ओके, उसमें जे शार्प डॉटनेट है। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क में अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। सेकंड जो यहाँ पे आप देख रहे हो CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अभी देखिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पे ये जो डॉटनेट है अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाला है। तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे अभी हम अगर आगे देखते हैं इसके, तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, दिस इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज ए सेपरेट रूल्स, बराबर है कि नहीं? यस और नो? एवरी लैंग्वेज हैज ए सेपरेट रूल। फॉर एग्जांपल, how to declare a variable in C++? Anyone? Variable. How to declare a variable in C++? Data type variable name. Variable Data name. type In integer A, like this. How to create object in Java? New keyword use करावं लागते ना? How to create, suppose मान लीजिए ABC नाम का क्लास है, so ABC OBJ Dot new. J equals to new ABC। ABC। तो ये आपको किसने बताया कि ऐसा ही लिखना चाहिए? रूल है ना सर? तो रूल है, यस, डेफिनेटली रूल्स है। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कि डॉटनेट के क्या रूल्स है, डॉटनेट में हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, डॉटनेट में हमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। तो बेसिक लैंग्वेजेस के जो फीचर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो हम डॉटनेट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हर लैंग्वेज के लिए डॉटनेट ने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं। आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ करो, बट डॉटनेट में अगर यूज़ कर रहे हो तो डॉटनेट के अपने कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो उसके हिसाब से वो वहाँ पे हम जो रूल्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जितने भी कॉमन लैंग्वेज के रूल्स है वो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो न्यू कीवर्ड मस्ट बी यूज टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो आप C# यूज़ करो या फिर आप विजुअल बेसिक यूज़ करो, अगर आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है डॉटनेट का तो आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी रूल्स है डॉटनेट से रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है CLS, सो बेसिकली CLS इज अ सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज रूल्स। तो अगर आपको किसी ने पूछा CLS इज अ सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज रूल्स, कौन सी लैंग्वेज? डॉटनेट लैंग्वेजेस। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये जो नीचे का सिंटैक्स आप देख रहे हो ना, डिम OBJ, ये विजुअल बेसिक में यूज़ होता है। मतलब अगर विजुअल बेसिक में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो ऐसे ही क्रिएट करोगे, डिम OBJ एज न्यू माई क्लास। बट यही अगर हम C#.NET में यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली जो जावा का सिंटैक्स है वही सिंटैक्स C# में यूज़ होता है, C#.NET लाइक दिस। एग्जैक्टली वही सिंटैक्स यूज़ होता है। तो C# में ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूज़ होगा। तो अभी कॉमन क्या है दोनों में? न्यू कीवर्ड कॉमन है। यहाँ पे भी न्यू कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे भी न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। ऐसे आप कैसे भी यूज़ करो लेकिन न्यू कीवर्ड वहाँ पे यूज़ होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ योर डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो वो किसके अंदर स्टोर है? फिर ये जो पहला हमारा कंपोनेंट है
कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन उनके अंदर है। ओके, नाउ दूसरा आता है आपका कॉमन टाइप सिस्टम। अभी देखिए कॉमन टाइप सिस्टम का मतलब क्या है। अब दो अलग अलग लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो ही लिए, बट ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस जावा के अंदर सपोर्ट होती है, सॉरी डॉटनेट के अंदर सपोर्ट होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सी शार्प एंड विजुअल बेसिक दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, टू आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट सी शार्प में वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर होता है, वही वेरिएबल आपको विजुअल बेसिक में इस तरीके से दिखाई देगा। बट जब ये डॉटनेट फ्रेमवर्क में इसको पॉइंट किया जाएगा तो डॉटनेट फ्रेमवर्क इन दोनों को सिस्टम डॉट इंटीजर 32 के नाम से जानेगा, दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम। ओके, ठीक है, सी शार्प में ऐसा होता है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। विजुअल बेसिक में इस तरीके से डिक्लेयर होगा क्या, ठीक है कोई बात नहीं। पर इन दोनों को अगर डॉटनेट में लाना है तो डॉटनेट उस वेरिएबल को सिस्टम डॉट इंट 32 के नाम से जानेगा। सो दिस इज कॉमन टाइप ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉमन टाइप ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू मैनेज देम। तो बेसिकली जब यह रन टाइम क्रिएट होगा तो यहाँ पे जब कंपाइलर के पास आपका वेरिएबल जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा, सिस्टम डॉट इन 32 से। ओके, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, यस और नो? यस सर। हाँ, तो सी शार्प में वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होगा इंटीजर टाइप का, और विजुअल बेसिक में ऐसे डिक्लेयर होगा। बट जब ये दोनों के दोनों वेरिएबल आपके डॉटनेट फ्रेमवर्क में जाएंगे तो डॉटनेट फ्रेमवर्क ट्रीट एज अ सिस्टम डॉट इन 32। तो जितने भी डेटा टाइप आपके लैंग्वेज में होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उनके लिए पर्टिकुलर एक कॉमन टाइप बनाया गया है जो डॉटनेट फ्रेमवर्क रेफर करेगा। आगे जाके जब आपको नोट्स में ये डिटेल मिलेंगी, नोट्स में पहला चैप्टर का नोट्स है ना, उसके अंदर कॉमन टाइप सिस्टम में कौन से डाटा टाइप के लिए कौन सा कॉमन टाइप है, इंटीजर के लिए कौन सा है, फिर सिस्टम डॉट इन 32, फ्लोट के लिए अलग अलग कॉमन टाइप है। तो आप लैंग्वेज कौन सी भी यूज़ करो, बट डॉटनेट फ्रेमवर्क आपके डेटा टाइप को ऐसे पॉइंट करेगा। सो दिस इज बेसिकली कॉमन टाइप सिस्टम, है ना। इससे क्या होता है कि जो क्रॉस लैंग्वेज का इंटरेक्शन होता है ना, वो हम कर पाते हैं। अगर मान लीजिए सी शार्प लैंग्वेज में इंटीजर ए अगर हम डायरेक्टली ऐसे यूज होता तो विजुअल बेसिक वो मैच नहीं कर पाता, क्योंकि विजुअल बेसिक का कोडिंग अलग है, सी शार्प का कोडिंग अलग है, दोनों अलग अलग सिंटैक्सेस फॉलो करते हैं। बट दोनों लैंग्वेज जब डॉटनेट में आएंगे तो डॉटनेट दोनों को कॉमन तरीके से प्रेजेंट करेगा, दोनों के डाटा टाइप को कॉमन तरीके से प्रेजेंट करेगा, ताकि जो क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन है वो हो सके। जैसे कुछ डेवलपर सी शार्प में कोडिंग करेंगे, कुछ डेवलपर विजुअल बेसिक में। जब मैं लेकिन इंटीग्रेट करूँ उन दोनों कोड को, तो जब वो डॉटनेट में आएंगे तो डॉटनेट उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा, डॉटनेट अपना कोडिंग वहाँ पे देता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? कॉमन टाइप सिस्टम किसको कहेंगे? यस सर। हाँ, CLS मतलब कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इट इज़ डिफाइंड द रूल्स, सेट रूल्स of the .NET framework, that is how to declare object, how to declare variable, basic rules, वो होता है CLS जो हमने अभी पहले पढ़ा। कॉमन टाइप में क्या होता है कि अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिक्लेयर होते हैं, बट जब वो .NET में आएंगे तो .NET में उन दोनों का एक कॉमन टाइप रहेगा, दैट इज सिस्टम डॉट इन 32। आपको पता है कि कॉमन प्लेयर हुआ करता था पहले, जब हम क्रिकेट खेलते थे वो दोनों साइड से खेलता था। मतलब सी शार्प की अपनी टीम होती थी, विजुअल बेसिक की अपनी टीम, बट एक ऐसा प्लेयर होता था दोनों के लिए कॉमन खेलता था। कॉमन नाम का एक कंसेप्ट हुआ करता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, वैसे सी शार्प के अपने रूल्स है, विजुअल बेसिक के अपने टाइप है, बट जब इन दोनों को अगर हम डॉटनेट में लाएंगे तो डॉटनेट उसको पॉइंट करेगा सिस्टम डॉट इन 32 से। तो ऐसे जितने भी डेटा टाइप है सी शार्प में जितने होंगे, विजुअल बेसिक में होंगे, हर एक डेटा टाइप के लिए डॉटनेट ने अपना कॉमन टाइप डिफाइन किया हुआ है, और वो आपको नोट्स में डिटेल मैंने दिया हुआ है कि विच डेटा टाइप हैज़ अ कॉमन टाइप, ओके, एंड विच कॉमन टाइप, ओके। सो बेसिकली उससे हमें क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन करते आता है। तीसरा जो यहाँ पे कंसेप्ट है, तीसरा जो डायग्राम है यहाँ पे है डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, दैट इज FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अभी देखिए हर प्रोग्रामिंग का अपना क्लास लाइब्रेरी होता है, लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क का खुद का भी एक लाइब्रेरी है। जैसे अभी जावा का लाइब्रेरी है, जावा API, दैट इज जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसमें जावा से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड क्लासेस होंगे, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे, जिसको हम बिल्ट इन क्लासेस बोलते हैं ना, बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कि नहीं होते हर लैंग्वेज में?
जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर हम C++ की बात करें तो स्ट्रिंग फंक्शन थे, strlen, strcpy लाइक दिस। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में भी बहुत सारे फंक्शन है, उनका हम यूज़ करते हैं, पहले से अवेलेबल है। तो जैसे जावा का खुद का लाइब्रेरी है, C# का खुद का लाइब्रेरी है, वैसे .NET फ्रेमवर्क का खुद का लाइब्रेरी है। जो लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क में यूज़ होंगी उसके साथ .NET फ्रेमवर्क अपना लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ताकि आपकी प्रोग्रामिंग ईजी हो सके। इसीलिए .NET में खुद का एक लाइब्रेरी बनाना है और उस लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, दैट इज FCL। सो द .NEट फ्रेमवर्क हैज़ अ सेपरेट लाइब्रेरी, है ना, जो कोर फंक्शनैलिटी होती है। कोर फंक्शनैलिटी मतलब जो बेसिक चीज़ें हमें लगती है ना, उनके लिए उसका खुद का लाइब्रेरी है। और .NEट फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी इतना स्ट्रांग है ना, उसमें सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बिजनेस लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक। आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोग्रामर, सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक पे ध्यान देना है। .NEट फ्रेमवर्क का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसका लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, ह्यूज कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे क्लासेस पहले से अवेलेबल है, बहुत सारे इंटरफेसेस भी पहले से अवेलेबल है, बहुत सारे जो क्लासेस हमें लगते हैं, जो हमें फंक्शनैलिटी लगती है, वो उसमें से पहले से अवेलेबल है। तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? FCL के अंदर, दैट इज़ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। और फिर आगे का स्ट्रक्चर है कि हम यूजिंग .NEट फ्रेमवर्क कौन से टाइप के एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो यूजिंग .NEट फ्रेमवर्क आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, जो मैंने अभी बोला आपको। विंडो एप्लीकेशन हम बनाएंगे जिसको GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन कहते हैं। अगर हम ASP.NET का यूज़ करेंगे तो फिर हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं यूजिंग .NEट फ्रेमवर्क, जो कि आपको 3rd ईयर में 5वें सेमेस्टर में पढ़ना है, ASP.NEट। तो अभी हम C#.NET पढ़ रहे हैं ताकि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सको। अगले सेमेस्टर में यूजिंग .NEट हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो C# का यूज़ करके आप कंसोल एप्लीकेशन एज वेल एज विंडो एप्लीकेशन बना सकते हो, बट ASP का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। साथ ही में ADO.NET है, .NEट का खुद का डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है, खुद का। मतलब अगर आपको आपके एप्लीकेशन को .NEट डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो वहाँ पे फिर ADO.NET आता है, एक्टिवेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। आखिरी चैप्टर है हमारा इस सिलेबस में, उसमें हम पढ़ने वाले ADO.NEट। .NEट रिमोट एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो .NEट के साथ में। सो ये जो लेयर है, इस लेयर में आपको बताया जाता है कि which type of application actually you can develop using .NET framework. So there are several applications like window applications, ASP web applications, console application, ADO.NET application, .NET remoting application like this. Okay, now सबसे मेन बात आती है CLR। अब ये जो CLR, ये जो पॉइंट है ना, ये जो कंपोनेंट है ना, ये CLR, इट इज़ अ इंटरैक्शन ऑफ योर लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो .NEट फ्रेमवर्क का जितने भी लैंग्वेजेस है, ये एप्लीकेशन जब आप OS पे लोड करोगे थ्रू द CLR जाता है। जैसे जावा का एप्लीकेशन डायरेक्टली OS पे रन नहीं होता है, बीच में एक वर्चुअल मशीन होता है JVM। पहले जावा का एप्लीकेशन JVM में रन होता है, फिर JVM के जरिए हम OS पे रन करते हैं। तो .NEट का एप्लीकेशन भी सबसे पहले CLR में रन होगा, दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्योंकि कॉमन लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि .NEट किसी एक लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो मल्टीपल लैंग्वेज का कोडिंग एक साथ लाना, उसको एक पर्टिकुलर फाइल में कन्वर्ट करना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहते हैं। अभी CLR का मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि एग्जैक्टली CLR किस तरीके से काम करता है। अभी ये जो CLR है ना, इसको हार्ट ऑफ .NEट फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ योर .NEट फ्रेमवर्क, CLR। अब ये जो CLR है ना, CLR क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये CLR एक .NEट का हार्ट है। जैसे जावा का जावा वर्चुअल मशीन होता है, जावा का कोडिंग, जावा वर्चुअल मशीन का वर्किंग पता है कि आपको याद आ रहा है क्या? अभी देखिए, ये जावा का सोर्स कोड होता है, जावा सोर्स कोड, बराबर। फिर हम क्या करते हैं? थ्रू द कंपाइलर का यूज़ करते इस कोड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइट कोड, बराबर। याद आ रहा है? बाइट कोड। फिर ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड हम इंटरप्रेटर के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं इन अ मशीन कोड, दैट इज OS। यहाँ पे OS लिखता हूँ मैं डायरेक्टली,
तो दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ JVM। बीच में JVM होता है, ये जो बाइट कोड का कन्वर्जन करना ये JVM का काम है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, है ना। तो सेम जब हम .NET फ्रेमवर्क में आते हैं तो .NET फ्रेमवर्क ये जो CLR होता है ना, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये वही काम करता है। तो अभी देखिए विजुअल बेसिक का कोड, कई बार C# का कोड रहेगा, कई बार ASP का कोड रहेगा। ये जो तीनों कोड है ना, ये तीनों कोड C# अपने अंदर रन करेगा पहले, CLR अपने अंदर रन करेगा और फिर इनका एक CLR इस कोड को कन्वर्ट करेगा MSIL कोड में, और ये जो MSIL कोड होता है वो OS पे रन होता है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि हाउ टू रन .NET एप्लीकेशन। हम अभी देखिए कोई कोडिंग विजुअल बेसिक में होगा, कोई कोडिंग C# में होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो वो विजुअल बेसिक हो सकती है, C# हो सकती है, ASP हो सकती है। इनका अपना अपना कंपाइलर रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करके ये कोड जो रहेगा वो CLR के पास जाएगा, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के पास जाएगा। फिर CLR इस कोड को एग्जीक्यूट करके MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, तो इसका एक कोड बनेगा MSIL कोड, जैसे बाइट कोड बनता है जावा के अंदर, यहाँ पे MSIL कोड बनेगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और ये कोड फिर OS पे रन होगा। सो दैट इज अ बेसिकली CLR इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर कोड इनटू द MSIL। तो CLR का वर्किंग समझ में आ रहा है आपको, क्या है मेन काम क्या है उसका, टू कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू द MSIL कोड। ओके, समझ में आ रहा है ना, यस और नो? यस सर। ओके, हाँ। तो जैसे JVM होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू JVM, मैंने बोला यहाँ पे इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू JVM, और उसका मेन काम क्या है, और ये रन टाइम होता है, प्रोग्राम रन होने के बाद वो कन्वर्जन होता है। इट कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू द MSIL कोड, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, एंड दैट कोड इनटू रन ऑन द ह्यूमन मशीन, दैट इज जो अपना OS होता है उस पर ये MSIL रन होता है। सो बेसिकली जिसको जावा का JVM अच्छे से समझा है उसको .NET का CLR अच्छे से समझेगा। तो CLR इज अ मशीन, एक्चुअली मशीन विच इज ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू द MSIL कोड, एंड दैट MSIL कोड ओनली रन ऑन योर OS। सो बेसिकली दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CLR, है ना। तो इस तरीके से ये CLR वहाँ पे यूज होता है। और इसमें ये जो कंपाइलर होता है, JIT कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT कंपाइलर होता है, उसका यूज़ करके हम वो कोडिंग को ट्रांसफ़र करते हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसका नाम होता है, JIT कंपाइलर। फिर ये JIT कंपाइलर को कोड CLR में भेजता है, फिर CLR उसी कोड को कन्वर्ट करके MSIL में भेजेगा, और फिर ये MSIL आपकी मशीन पे रन होगा। क्लियर? द आर्किटेक्चर ऑफ CLR इज क्लियर? यस सर। अब ये जो CLR है ना, इसका इतना ही काम नहीं है, बहुत सारे काम CLR करता है। कौन सी सर्विसेज है CLR की? तो लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड, आपका जो लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज के कोड को लोड करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये उसका प्राइमरी एम है। दूसरा, मेमोरी आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन, मेमोरी अगर एप्लीकेशन को मेमोरी रिजर्व करना, मेमोरी डिलीट करना, मेमोरी फ्री करना, ये काम CLR का है। वेरिफिकेशन ऑफ टाइप सेफ्टी, आपके कोडिंग का सेफ्टी उसको रखना। देन कंपाइलेशन ऑफ IL कोड इनटू द नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड, आपका जो IL कोड है उसको कंपाइल करना और उसको मशीन पर रन करने के लिए रेडी करना, ये आपका CLR का काम है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा का कंसेप्ट समझो, डेटा अबाउट डेटा, तो आपके एप्लीकेशंस का मेटा डेटा वो प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जैसे जावा में था, अगर कोई डाटा ऐसा है, कोई मेमोरी ऐसा है जो गार्बेज है, तो उसको ऑटोमेटिक फ्री करना, जैसे डिस्ट्रक्टर यहाँ पे भी काम नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। सिक्योरिटी को एनफोर्स करना कि आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी क्या है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी विथ अदर सिस्टम, अगर आपका प्रोग्राम कोई अलग सिस्टम पे रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके कोड को रेडी करना, इंटर ऑपरेटिबिलिटी। उसके बाद जैसे जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, तो .NET में कुछ बेसिक एक्सेप्शन होते हैं जो CLR अपने आप हैंडल कर लेता है, हमें मैन्युअली हैंडलिंग करने की ज़रूरत नहीं। सो मैनेजिंग एक्सेप्शन एंड एरर्स एंड प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर डिबगिंग, अगर आपको आपका प्रोग्राम डिबग करना है तो उसके लिए भी आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली CLR इतने काम करता है, इसीलिए CLR को हार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क कहते हैं। क्लियर? यस और नो?
ओके Yes, sir. तो बेसिकली ये जो डॉटनेट फ्रेमवर्क का डायग्राम है इस तरीके से आपको समझ में आता है, और फिर जब आपका ये सारा काम कंफर्म होता है देन आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। इसीलिए इस डॉटनेट फ्रेमवर्क में आखिरी लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आपको पूछा गया तो थ्योरी में क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क इन डिटेल, तो आपको डायग्राम भी निकालना है और ये सारे कंपोनेंट जो हमने 1 बाय 1 पढ़े, लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या होता है, कौन सी लैंग्वेजेस डॉटनेट फ्रेमवर्क कौन से एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, एडियो डॉटनेट क्या होता है, डॉटनेट रिमोटिंग क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज ये सबसे मेन एडवांटेज है, मेन पार्ट ऑफ CLR का है, जिसके ज़रिए हम हमारा मशीन कोड को MSIL में कन्वर्ट करेंगे, फिर MSIL आपका OS पे रन होगा। CLR की बहुत सारे सर्विस है जैसे गार्बेज कलेक्शन करना, सिक्योरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, देन नंतर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके, कन्वर्ट द IL कोड इनटू द मशीन कोड, दैट्स लाइक। सो CLR इज अ मेन पार्ट ऑफ योर डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो ये डॉटनेट फ्रेमवर्क है। अभी इसके अंदर हम C# डॉटनेट लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे उसके बेसिक्स हम अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो अभी ये जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है ना, तो ये किस तरीके से आया, ओरिजिन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क, कि डॉटनेट टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली आई कैसे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी देखिए जो MSIL मैंने बताया उसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि MSIL एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली MSIL जैसे मैंने बोला कि डॉटनेट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस है जैसे C# है, VB.NET है, J# है, एक्सेट्रा, डज नॉट कंपाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। इनका जो सोर्स कोड ना डायरेक्टली आपके मशीन कोड पे नहीं जाएगा, है ना, इनको पहले कंपाइल करके यहाँ से एक कोड बनेगा, दैट इज MSIL कोड बनेगा। जैसे जावा का सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन पे रन नहीं होता है, पहले बाइट कोड बनता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाइट कोड उस कोड को हम MSIL कोड कहते हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो इनके अपने अपने कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करते हैं MSIL के अंदर यूजिंग CLR। और फिर जैसे मैंने बोला ना, MSIL इज सेम लाइक एज अ जावा बाइट कोड, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और ये MSIL फिर आपके मशीन पे रन होगा। ये जो प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस सबसे इसका जो मेन रीज़न है जस्ट इन टाइम कंपाइलर वहाँ पे यूज़ होता है। सो JIT का यूज़ करके हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है जो इम्प्लिसिट कंपाइलेशन होता है, 2 स्टेप प्रोसेस। तो ये JIT फॉलो करता है। इसमें पहले आपका जो मेन कोड होता है उसको वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट किया जाता है, और वर्चुअल मशीन का जो कोड होता है उसको हम हमारे मेन मशीन पे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे जावा में कंपाइलेशन, बाइट कोड, इंटरप्रिटेशन एंड मशीन कोड, वैसे यहाँ पे C# का कोड, विजुअल बेसिक का कोड, एनी अदर लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट इनटू MSIL थ्रू द CLR, कन्वर्ट इनटू MSIL एंड दैट MSIL इज रन ऑन द योर ह्यूमन मशीन। तो दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन प्रोसेस। ये इस तरीके से चलता है। जैसे मैंने आपको बोला, C# का कोड, विजुअल बेसिक का कोड, J# का कोड, अपने अपने कंपाइलर से उसको कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो कॉमन लैंग्वेज में आएगा, दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू द CLR। ओके, फिर वो CLR जो है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये उसको MSIL में कन्वर्ट करेगा, और MSIL में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये कोड आपके मशीन पे बनेगा। दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। इतना ही आपके फर्स्ट चैप्टर में कि व्हाट इज एग्जैक्टली डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड हाउ इट इज़ वर्क।